कोठरी का दरवाजा कहानी संग्रह, नदी को सोचने दो, मन हुआ पलाश, वक्त की अलगनी पर कविता संग्रह, झारखंड से लद्दाख, यात्रा वृत्तांत, धूप के रंग संपादन। उनकी अनेक कहानियों कविताओं का अंग्रेजी उर्दू मराठी में अनुवाद हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और उन्हें पत्रकारिता के लिए CSDS नेशनल इंक्लूसिव मीडिया फेलोशिप प्राप्त है। वे सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न सम्मान, शैल प्रिया स्मृति सम्मान और झारखंड गौरव सम्मान से सम्मानित हैं। आप लोग सभी लोग इसका एक बार फिर से तालियों से स्वागत करें और मैं आशा करूँगा डॉक्टर हेमंत पाठक से आगे के कार्यक्रम को शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पहली पंक्ति में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों का अभिवादन करती हूँ और फिर बाद में बच्चों तक मैं आती हूँ, क्योंकि हमारी मेन केंद्र बिंदु, हमारी मुख्य जो हमारे उद्देश्य को पूरा करने वाले हमारे बच्चे ही हैं और उनकी आंखों में जो टिमटिमाती रोशनी है, मतलब वहाँ से यहाँ तक का सफर कैसे पार करें और बाकी बहुत सारी कोशिशें हैं जो वो लगातार जारी रखे हुए हैं। उसी कोशिश में एक छोटा सा प्रयास हमारा है साहित्य कला फाउंडेशन का कि आपको जो है हम किताबों से जोड़ें, साहित्य से जोड़ें। साहित्य वो है जो हमें रहने का, अपने चीज़ों को व्यक्त करने, अपनी बातों को व्यक्त करने का एक सलीका सिखाता है। तो इस कड़ी में हमारे सामने आप लोग देख रहे हैं रश्मि मैम है और आज जो हमारी बातचीत का मुख्य बिंदु है सपनों के ढाई घर, इसके बारे में भी आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुन भी लिया है। तो ये किताब है एक छोटी सी, जिसमें अलग अलग बहुत सारे दास्तान हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो हम में से भी हैं, हमारे आसपास में भी आपको मिलेंगे। लेकिन उन पात्रों के साथ रश्मि शर्मा ने क्या किया है, उन्हें कैसे आगे लेकर आई है, उन्हें अपने सपनों के घेरे से कैसे निकलने को बेबस किया है, मजबूर किया है और उन्हें अपने सपनों तक पहुंचने का एक अलग कड़ी इन्होंने इसमें दिखाया है। वो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और पढ़ने को भी मिलेगा। और जब हम बात करते हैं कभी कहानी की, तो लोग कहते हैं कि पहली कहानी इन्होंने लिखी, दूसरी कहानी इन्होंने लिखी, लेकिन हमारी अपनी पहली कहानी कौन है? अगर हम कहें हमने कहानी किससे सुनी, तो हमारे नज़र में तो यही होता है कि जैसे हमारे पहले भगवान हमारे माता पिता हैं, वैसे पहले कहानीकार हमारे दादी नानी ये लोग होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी इस किताब में कि सपनों के ढाई घर की कहानी की शुरुआत स्टूल से है और इसमें मुख्य पात्र एक नानी है। नानी हमेशा से हर बच्चों के दिमाग में एक ऐसा ही रोल लेकर के आती है कि वो थोड़ी सी जिम्मेदार तो बहुत होती हैं, लेकिन साथ में एक थोड़ा सा उनका कायदा होता है, अनुशासन होता है। उसके बीच में बच्चे कई बार तारीफ हो जाते हैं, नानी हमको डांट रही है। लेकिन ये नानी जो है हमको एक अलग ही रूप में नजर आई, क्योंकि वो अपने स्टूल के साथ इतनी भावनात्मक तरीके से जुड़ी हुई है और वो भावनात्मक जो अंदाज है उनका उस स्टूल के साथ मुझे जो दिखा, वो हमको, आपने क्या सोच के लिखा मैं आपसे पूछूंगी इसके बारे में। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि जब नानी का विवाह होता है नाना से, तो उनका कद छोटा है और उनके पिता ने उस एक कमी को पूरा करने के लिए अपनी बिटिया को एक स्टूल दिया कि मेरी बेटी आपके बेटे से किसी मामले में कम नहीं होगी, यहाँ तक कि एक हाइट में भी, मतलब जो उसका होता है ना कि पति पत्नी है, अगर एक जोड़ी बन रही है तो उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो वो कमी वो स्टूल पूरी करता है। और वो स्टूल इस मायने में नानी के लिए उनका वो आधा पैर या वो ऊंचा सर या जो भी आप कहें वो उनके लिए होता है। तो ये कहानी हमको इस अर्थ में बहुत अच्छी लगी। और नानी एक चूंकि संभ्रांत परिवार की एक महिला है, तो उन्होंने, आपने क्या सोचा, आपने क्या स्टूल को इस तरीके से सोचा जैसे मैंने सोचा? तो पहला तो सवाल मेरा आपसे यही रहेगा। सबको नमस्कार और सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ अपने LBS कॉलेज जमशेदपुर में आने के लिए आपने बुलाया, कला निकेतन को भी मेरा धन्यवाद कि ये सुअवसर लिया कि बच्चों के सामने मैं अपनी बात रखूँ। और सारे शिक्षक जो सुन रहे हैं, सुनील जी ने इतना अच्छा मतलब सारी कहानियों को विस्तार से बताया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ। बात कहानी की है, जहाँ तक स्टूल कहानी, स्टूल में एक नानी का जो चरित्र है, सच कहूँ तो बहुत हद तक वो चरित्र मेरी नानी से मिलता जुलता है, मगर वो स्टूल की एक बात जहाँ आती है कि जब उसकी शादी, उस कैरेक्टर में जो नानी है, नानी की जब शादी हो रही थी तो कम उम्र थी, हस्बैंड उससे 10 साल बड़ा था, तो उसकी हाइट भी कम थी, उम्र भी कम थी और उस वक्त उसको उत्सुकता हो रही थी साथ में। तो उसके पिताजी को लगता है, चोचम्मा जी ने भी कहा
कि बराबर कैसे दिखे, कि अगर मंडप में भी लोग बैठ रहे हैं तो एक इतनी छोटी सी लग रही है, कितना बड़ा सा लग रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो साथ में बिठा देते हैं। तो वो साथ में बिठाई तो मोर नानी का वो बहुत प्रिय हो गया। वो उसको दहेज में, जैसे लोग तब जिस जमाने में चल रहा था कि दहेज में ला रहे, तो वो स्टूल साथ किया, तो वो एक निशानी के तौर पे हो गया कि भाई मेरे पिता ने मेरा सम्मान करना चाहा या मुझे बराबर करना चाहा, तो उसे एक अनकहा लगाव हो गया था। और इस लगाव के कारण वो साथ रखती थी वो हमेशा। और धीरे 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 समय बीतने के साथ सब चीज़ें, मतलब पहले पति चले गए, उसके बाद सामान भी इधर उधर सब हो गया, उनके गहने जितने हैं वो बच्चों ने लॉकर में रख दिए। तो उसके पास एक स्टूल बच गया, वो एक स्टूल जो उसको अपने पुराने ज़माने, अपने मायके, अपने पिता और अपने पति के साथ की याद दिलाता था। और एक समय ऐसा आया कि बेटे ने वो स्टूल तोड़ दिया। कहानी मेरी यहीं से शुरू हुई। मतलब मेरे दिमाग में स्टूल टूटा और ये कहानी की पूरी आकृति बन गई कि स्टूल क्यों टूटा और नानी क्यों रोई। मेरे मन में ये था और इसको लेके पूरी कहानी बुन दी गई और आपके सामने है वो। बहुत अच्छा। देखिए, हम कई बार कहते हैं ना कि जब हम कहानी, किसी भी कथा का अगर हम वो करते हैं तो हम किन किन पैमानों पर तोलते हैं कि उसकी कथा वस्तु क्या है, उसमें चरित्र क्या है, पात्र क्या है। तो स्टूल कहीं ना कहीं एक पात्र हो जाता है और बहुत मुख्य किरदार निभाता है इस कहानी में। आप लोग पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ा वो आगे वो समझ पा रहे हैं हमारी बातों को, जो नहीं पढ़े हैं वो आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे इसको। इसके साथ ही मैं चाहती हूँ कि पहले मैं आप तक पहुँचूँ कि आप जो है पहले एक पत्रकार थी, ठीक। एक पत्रकार जब होता है तो मैं और बहुत सारे पत्रकारों को देख रही हूँ आसपास में, जो लोग हैं हमारे बहुत करीबी भी हैं, उन लोगों को मैं देखती हूँ कि बिल्कुल फुर्सत नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से आज के टाइम में मिले हुए हैं और क्या हो रहा है, क्या अखबारों में आना है, क्या करना है, वो अलग ही, मतलब जो हमारे सामने गुजर रहा है उसमें होते हैं। ऐसे में आप एक कहानीकार कैसे बन जाती हैं? आप कैसे जो है साहित्य की गलियारे में चली आती हैं? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ताकि बच्चे भी सीखें कि भाई क्रम क्या होता है, किसी को किसी कड़ी से कहाँ तक पहुँचना है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुझे बहुत विस्तार से देना पड़ेगा। क्षमा जी ने पूरी चीजें एक साथ समेट दी है। आप किताब देखेंगे तो मैंने ये किताब समर्पित की अपनी दादी को थी। मेरी दादी जो मुझे सोते वक्त रोज कहानियां सुनाती थी। मैं उनसे कहानी सुनते सो जाती थी। वो रिपीट होता था। कई बार तंग करती थी कि दादी बताइए इसके आगे क्या हुआ। हम लोग बताओ बोलते थे दादी को, मतलब हमारे जैसा था, दादी बताइए नहीं, दादी तुम बताओ कैसे करें या क्या करें। तो कई बार वो चिढ़ के बोलती थी। आप लोगों ने भी अगर दादी नानी से कहानियां सुनी होगी या किसी से तो कहते होंगे राजा क्या, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो बड़ा मुश्किल। फिर खत्म कहानी तो बड़ी प्रेस करना पड़ता था, दादी बताइए ना कैसे हुआ, ये कहानी कैसे हुआ, वो सातों बहन वाली कहानी तो वो कहाँ चली गई, कैसे चली गई। तो कई कहानियाँ एक जगह जाके रुक जाती थी तो उनसे पूछते थे कि इसके आगे क्या। दादी का जवाब होता था कहानी गया वन में, सोचो अपने मन में। तो उस समय जो उत्सुकता होती थी कि अरे कैसे, क्या इसके बाद क्या हुआ होगा, या कई सवाल मन में आते थे कि अगर कोई सांप आ गया तो उसको कैसे काट लिया। वो लोक कथाएं आपने पढ़ी होंगी कि हाँ वो घड़ा लेके जा रही है, तो वो सारी लोक कथाएं ही थी। तो लोक कथाएं थी तो उनको सुनते सुनते दिमाग में ये बनते चली गई। ये बचपन की बात हुई। जब थोड़े बड़े हुए, स्कूल में, कॉलेज में जब मैं पहुंची तो मुझे कविताओं से स्पेशल लगा। मुझे 4-4 लाइन की कविताएं और कुछ भी, मतलब शेर गज़लें सुनना या ये पसंद आने लगा। तो मैं वो लिखना शुरू करी। शुरू में मैं सच बताऊँ तो मैं भी तुकबंदी करती थी, मतलब सुर तुक मिला के, जिसमें कोई बाहर और ये नहीं होता था, बस लिखती थी। जब धीरे धीरे ये समय बीता, फिर मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया। ये उसी ड्यूरेशन की बात है जब मैं पत्रकारिता की पढ़ाई मैंने पूरी कर ली, मेरी शादी हो गई और उसके बाद मैंने फिर से नौकरी ज्वाइन किया। तो उसी ड्यूरेशन की बात है कि फेसबुक आया था, ब्लॉग उसके पहले आया था, तो मैंने ब्लॉग खोला। तो उसमें एक कविताएं रोज डालनी शुरू की। कविताएं मैं लिखती थी, जो भी मन में आया, वो मतलब क्षणिक होता था, भाव होता था, वो मैं डालने लगी।
जब लगातार ये कई सालों तक चला और इस बीच ऐसा हुआ कि फिर कई बार लगता था कि मैं अपनी बातों को जो कहना चाहती हूँ वो बहुत कम में नहीं हो पा रहा है। कविताओं की 10-12 पंक्तियाँ, 18-20 पंक्तियाँ, उससे ज़्यादा में मैं वो बात नहीं कह पा रही हूँ जो मैं कहना चाहती हूँ। तब मैंने वो कहानी की तरफ शुरू किया। तो मैं कहानी ऐसे जो मन में आया थोड़ा सा लिख के ड्राफ्ट करके रखी। पर सच कहूँ तो एक कहानी जो कथा लेखन है मेरा तब शुरू हुआ जब मैंने पत्रकारिता छोड़ दी, मतलब नौकरी छोड़ दी, क्योंकि ये सच है कि पत्रकारिता करते हुए आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप और मतलब कुछ ऐसे क्रिएटिव वर्क में आप जुड़े रह सके जहां आपको अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही हो, कुछ क्रिएशन करना पड़ रहा है। तो उसके बाद मैंने कहानियाँ लिखना शुरू की और वो भी काफ़ी टाइम लगा, मतलब अपने आप को परखते हुए कि क्या पता मैं क्या लिख पा रही हूँ, कैसे लिख पा रही हूँ। तो आप लोगों के मन में भी जो लोग होंगे जिनको साहित्य में रुचि है या कहानियाँ पढ़ते हैं, कहानी कविताएं लिखते लिखते सोचते होंगे कि पता नहीं मैं कैसा लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ। तो ये मेरे मन में तब भी आया था जब मैं कविताएं लिखी। मैंने उस वक्त अखबार में भेजना शुरू किया, वो कॉलेज के दिनों की, आप लोग इतनी बड़ी थी, उस समय की बात है, 15-18 साल की थी मैं। तो ऐसा वो समय प्रभात खबर में मैंने भेजा और मेरी कविताएं छप गई। और उसके साथ सबसे अच्छी बात क्या हुई कि मुझे 2-3 पोस्ट कार्ड मिले किसी अनजान व्यक्ति के कि आपकी ये कविता मुझे बहुत अच्छी है। तो कहीं अंदर से ये मेरे अंदर बहुत इंस्पिरेशन आया कि अरे वाह, मैंने इतना अच्छा लिख दिया कि लोग मुझे उसके लिए पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं। तो ये मेरे अंदर कहीं से उस चीज के प्रति या लेखन के प्रति मतलब मुझे गंभीर होना शुरू किया मैंने। वो मेरे अंदर गंभीरता आई कि मैं इसको अच्छे से करूं। हालांकि ये बहुत बाद हुआ, मैं डायरी के पीछे, कॉपियों के पीछे मैं लिखा करती थी। बाद में ये डायरी में गया। तो इस तरह करते करते मेरा सफ़र तुकबंदी से शुरू होके पहले कविताओं में पहुंचा, फिर कविताओं के बाद इस बीच मैंने ब्लॉग में काफ़ी यात्रा वृतांत वगैरह में कहीं जाती थी तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने वो नोट करना शुरू किया और उसके बाद कहानी तक मेरा सफ़र पहुंचा। देखिए कितना खूबसूरत सफ़र है। सफ़र में संघर्ष भी है, हाँ, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो बहुत सारा ऐसा होता है ना कि विरोधाभासी चीज़ें बहुत हमारे सामने आती हैं कि हम करना कुछ चाहते हैं, बनने कुछ लगते हैं। तो ऐसे में हमें एक रास्ता मिले, इसके लिए हमें प्रयास करते रहते हैं। जैसे पिछला अभी छाप में जब हमारी बातचीत हुई थी अभिलाषा जी से, तो उनसे भी मैंने ये सवाल किया था और उन्होंने भी ये चीज़ बताया था। फिर पिछली बार विनीता आस्थाना में आई थी, उनसे मैंने, क्योंकि सफ़र जानना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों से सीख लेते हैं और सीखते सीखते कई बार क्या होता है गुरु तो गुरु रह जाते हैं, चेला चीनी हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को भी अवसर मिलता है, हम लोग प्रयास करते रहते हैं। अभी देखिए इस कड़ी में हमने एक इनकी कहानी मोटिव की कहानी है ये। जो लोग सोहराई कला के बारे में जानते होंगे वो समझते होंगे कि मोटिव क्या होता है। तो इसमें माँ बेटी मतलब 3 पुस्त की कहानी है। इसमें माँ है, माँ का नाम रुदनी है, बेटी का नाम पार्वती है और उसकी बूढ़ी माँ रहती है जो तीनों मिल करके घर गृहस्थी चलाते हैं। लेकिन रुदनी के अंदर एक कला जो है वो सोहराई उसको देश विदेश तक ले जाती है। वो जहाज में उनके बाहर भी जाती है, लोगों से मिलती है और अपनी कला को दिखाती है। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है कि जैसे जब हम किसी चीज़ को लेकर एक परंपरा की तरह उसको हम पालते हैं, बनाते हैं कि हम इसको इसी आधार पे लेके आगे चलेंगे, तो क्या होता है कि उसमें अगर हम कुछ चेंज नहीं लाते, कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं, तो फिर वो चीज़ें धीरे धीरे थोड़ी सी बोरियत होने लग जाती है और वो हमारे आज के समाज के साथ नहीं दौड़ लगा पाती है और पीछे छूटने लगती है। ऐसे में रुदनी की बेटी है पार्वती, और पार्वती जो है उसी कला को लेकर के वो अलग अलग नए रंगों के साथ और उसको कपड़ों पे उतारती है और लेकर के उस चीज़ को मतलब आगे चलती है। तो इसमें जो है जो रुदनी है उसके अंदर एक पहले व्यथा है कि मतलब वो क्यों इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि इसका जो पृष्ठभूमि है, पहले मैं बता दूं कि जब मैं कहानी पढ़ रही थी तो उसमें हजारीबाग के आसपास में कोई जगह है, क्या वो सही है? वो जगह है, हाँ, जो गुफा है जहाँ से उसने देखा है कैसे पेंटिंग, कैसे चित्रकारी हुई है, वहाँ से वो सीखती है। तो मुझे ये पूछना है कि जैसे देखिए इस क्लास, क्योंकि ये कहानी यहाँ पे बहुत सटीक बैठ रही है, क्योंकि इस
हॉल में चारों तरफ इतनी खूबसूरत तरीके से चित्रकारी की गई है और सर ने बताया भी था कि बच्चों ने ये किया है। तो मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों से और मैम से पूछूंगी पहले तो कि जब भी हम कोई कला को लेकर आगे बढ़ते हैं तो उसमें कितने हद तक हम जो है उसको समाज के साथ लेकर के आधुनिक बना सकते हैं। तो उसमें जैसे रुद्नी का जो रोल था और पार्वती का जो रोल था, आपने किस तरीके से गढ़ा है और वो कहाँ तक आपको सही लगा? देखिए, ये इस कहानी में जो है वो बिल्कुल सच्चाई है। हजारीबाग के पास एक गांव है जिसमें सोहराई पेंटिंग होता है। ये सोहराई का समय दिवाली के आसपास होता है और उस समय उस गांव में लगभग पहले हर घर में जो यहाँ पे है ना वो पेंटिंग के सोहराई कला का उदाहरण है। तो ये सारे के सारे महिलाएं दिवाली से पहले, सोहराई से पहले वो अपने घर को सजाते हैं। तो मैंने इस बारे में सुन रखा था, तो एक बार मैं देखने के लिए चली गई। जब मैं गई तो वहाँ वास्तव में मुझे एक कैरेक्टर मिली, पार्वती, जो ये पेंटिंग्स करती है। मैंने उससे बात की, चीजें जान ली, फिर आ गई। मेरे मन में बहुत दिन तक चलता रहा, क्योंकि उसमें मैंने एक कैरेक्टर डाला है कि वो जो बूढ़ी दादी रहती है वो लेदरा सिलते रहती है। वो सच्ची बात है कि जब हम लोग गए वहाँ पे तो उन्होंने पैसे मांगे तो मेरे मन में वो बात अटक गई, क्योंकि मेरी कहानियाँ ऐसी ही निकलती है। अगर कोई बात मेरे अंदर एकदम से ठहर जाती है, रुक जाती है, निकल नहीं पाती है, तो फिर मैं कभी 6 महीने बाद, कभी साल बाद, 2 साल बाद वो कहानी के रूप में जरूर निकल आती है। तो वो बात मेरी अटकी हुई थी। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब सोहराई कला को GI टैग मिला, तब मेरे दिमाग में ये आया कि अगर ये टैग मिला, इसका मतलब है कि ये जो कला है इसको, उस दीवारों को, उसको बहुत अफसोस भी था कि अब कच्चे घर है, वहाँ रह नहीं है। मैंने वाकई घूम के देखा तो पहले एक जमाने में हर घर में होता था, अब मुश्किल से मुझे 4-5 घर मिले, बाकी सारे घर पक्के के बने हुए थे। तो अब कौन उस चीज़ को करेगा? और ये सच है कि वो लोग विदेश तक गए हैं, लेके गए हैं। एक हमारे हजारीबाग के हैं सज्जन, उन्होंने इस कला को काफ़ी विस्तार दिया, लेके गए, मगर वो बाहरी चमक है। वो जहाँ तक गए उन्होंने किया, उनको पैसे मिले, वो विदेश घूम के आई, मगर वापस आके उनको वही बकरी चराना है और खेत में काम करना है, जीवन वही है। तो मेरे मन में आया कि अगर हम लोग ऐसी जो लोक कला है उसको अगर हम लोग कुछ ऐसे व्यापार से जोड़ दे या इस चीज़ को अगर कन्वर्ट कर दे, जैसे मधुबनी पेंटिंग बिहार में होती है। अब देखिए मधुबनी पेंटिंग की साड़ियाँ कितनी महंगी बिकती हैं, हैंड पेंटिंग की। तो मुझे लगा कि अगर इसको इस तरह से जोड़ दिया जाए तो दीवारों से तो खत्म हो ही रहा है, कम से कम कला और कलाकार इस रूप में भी आगे आके जीवित रहे और अपनी कला को आगे बढ़ाए। मेरा ये कहानी लिखने के पीछे मेरे मन में यही बात थी, तो मैंने वो सामने। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम कोई भी कला में थोड़ा सा, अगर अपने समाज के साथ अगर हमें चलना है, आधुनिकता से जोड़ना है उसे, तो हम जरूर जोड़ें, लेकिन हम उसकी आत्मा नहीं मरनी चाहिए। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि गीतों के साथ ये कहा जाता है कि हम अगर लोक गीतों को लेकर के अगर उसको नए कलेवर दे रहे हैं तो उसको दें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरनी चाहिए। तो वैसे ही जो कला है उस कला का मुख्य रूप नहीं मरना चाहिए, लेकिन हाँ हमें उसे जीवित रखने के लिए नए नए कलेवर में लेके आना ही चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस किताब की जितनी भी कहानी है, अगर आप एक कहानी पढ़ते पढ़ते कला में डूबेंगे तो दूसरी कहानी में देखिएगा आप खुद में डूब जाएंगे, क्योंकि उसमें अलग ही राहत है, अलग ही मन का एक वो है, कोना है जो मतलब कई बार क्या होता है कि किसी की कहानी को पढ़ते हुए, मतलब रश्मि जी की कहानी को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कई बार लगता है कि हम पढ़ रहे हैं वो सही सोच रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? और फिर तब लगता है कि काश इसी टाइम अगर रश्मि शर्मा मिल जाती तो मैं उनसे पूछ लेती कि इनका जो है ये पात्र, जैसे श्रेया है, राहत और भी कहानी की बात हम कर रहे हैं, श्रेया है और वो बचपन में वो अपनी सहेली से वो रूठ गई रहती है, उसने उसके माँ के बारे में कुछ कह दिया होता है। तो अनीता जिसका नाम रहता है, उसके 4 दोस्त होते हैं, अंकुर, राजीव, अमिताभ और पल्लव। वो मतलब सबके साथ जो उसकी बातचीत होती है, जब हम उसको देखते हैं, सुनते हैं, तो फिर लगता है कि अरे इससे बहुत जुड़ी है। फिर उससे कई बार ये लगता है कि नहीं ये जुड़ते जुड़ते रह जा रही है। हाँ, और जैसे अमिताभ का जो इसमें रोल है कि वो इससे काफ़ी उम्र में बड़ा है और उसके साथ इसको रहने में अच्छा भी लगता है, लेकिन वो अचानक से फ़ोन रख देता है, फिर रिसीव नहीं करता है, इससे बात नहीं करता। तो क्यों करता है? वहाँ पे ऐसा क्यों आपने लिखा? क्यों नहीं कि वो भी पलट के
किसी से मिलने आए, फिर या कुछ इस तरह का, मतलब एक अलग तरह का ये छोड़ जाता है। जैसे ना इसमें कंफ्यूजन हमारे दिमाग में होता है कि ये क्या है, उसके बारे में प्लीज बताइए। ये जो राहते और भी कहानी है, वो कहानी एक लंबे दौर की कहानी है। जिस उम्र तक लड़की पहुंचती है 35-40, तो वो बचपन से लेकर तब तक का है। जैसे हमारी ज़िंदगी में होता है कि किशोर जब हम रहते हैं उस समय हमारी ज़िंदगी में कोई दोस्त करीब होता है, थोड़ी उम्र बढ़ती है तो जब कॉलेज में होते हैं तब किसी से अच्छी दोस्ती होती है, उसके बाद अगर किसी कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ दोस्ती होती है। तो ये जो अलग अलग उम्र के अलग अलग दोस्त हैं, तो उनके बारे में लिखा हुआ है। और जहाँ तक अमिताभ की बात है, तो अमिताभ का कैरेक्टर है कि वो बहुत एज वाले हैं, वो बहुत संतुलित, संयत और काफ़ी पके उम्र के आदमी, अनुभवी आदमी हैं। तो उस कहानी को या उनकी वार्तालाप रोकने के पीछे वहाँ यही था कि वो उनको समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रही है, उसके मन में जो फीलिंग्स है। अगर अमिताभ को पता है कि ये फीलिंग्स को अगर अभी तुरंत से कह दिया जाए हाँ या ना, तो वो चीज़ें खराब हो जाएंगी, वो चीज़ें खराब हो जाएंगी जो वर्ड्स वो कहती है। उसके बाद उनका रिप्लाई आता है मैं समझ रहा था। मतलब कई चीज़ें हमारे बीच में होती हैं कि हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, पर शब्द नहीं देते उन चीज़ों को, क्योंकि कई बार शब्द और नाम देने से रिश्ते और समय दोनों खराब हो जाता है। तो वहाँ अमिताभ ने फ़ोन नहीं उठाया, उसके पीछे है कि वो असमंजस में है कि मैं अभी इस लड़की को क्या ट्रीट करूँ, कैसे। मैं खुश हूँ मगर मैं अभी कुछ बोलूँगा तो फिर अगर उसे उस बात का अगर वो क्षणिक आवेश में कही और उसे बुरा लग गया तो हमारा जो इतना अच्छा संबंध है वो। मुझे उस टाइम लगा कि कहीं ना कहीं इतना कुछ होते हुए भी एक समाज का डर, एक यथास्थितिवादी जो कुछ लोग हो जाते हैं कि मैं जैसे हूँ ठीक हूँ, भले ही मैं संघर्ष में हूँ तो क्या बोले कि मुझे संघर्ष से नहीं निकलना है, मेरा अपना रास्ता सही लग रहा है। और इस तरह के 3 कैरेक्टर हैं, जैसे रातें और भी में श्रेया है, फिर मन के घेरे में कृतिका है, फिर तीज का चांद और पेट में उठी तितलियां। जिसने इतना बड़ा डिसीजन लिया समीर ने कि वो वीआरएस दे करके और उन पहाड़ों में जाकर बसता है लेने के लिए, लेकिन वो मिल नहीं पाता है, वो रुक जाता है। तो ये एक बड़ा डिसीजन लेते लेते एक मोड़ पे जाके रुक जाना और जिस चीज को सोच के हम निकले हैं वहां से पीछे लौट आना, एक यथास्थितिवादी जो सोच है वो मेरे दिमाग में आता है। कि फिर ये तीनों इस तरह के कैरेक्टर, जैसे इसमें कृतिका है, कृतिका ये कहानी मैंने जब पूरी पढ़ी तो फिर देखा कि कृतिका के पास मुझे लगा कि कोई और सहारा नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन बाद में वो सपने में देखती है और फिर कहीं ना कहीं वो समझ पाती है कि मेरे सामने एक हाथ है और उस बंद का हाथ है, मैं उसके साथ जा सकती हूँ। लेकिन फिर जब उसको लगता है कि तो फिर मुझे ये लगता है कि उसको जो है जब बायोप्सी का रिपोर्ट आने वाला है, उसको कहीं ना कहीं डर होता है कि उसके पति को कुछ हो जाएगा। और उसके पास चूंकि नौकरी नहीं रहती है, सर ने बताया कि उसकी सास जो है वो इंस्पेक्टर रहती है, तो वो उसको ये तसल्ली रहता है कि मेरे पास नौकरी हुई पुलिस की, समाज मुझे जीने देगा, इसलिए क्योंकि उन्हें जीने दिया क्योंकि मेरे पास पुलिस की नौकरी थी, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं वो ऐसे में सपने में उस बंद को देखती है, लेकिन फिर देखती है कि उसका पति जो है ठीक है, वो नहीं जा रहा है, और फिर वो लौट आती है और वो अपने आप को फिर उस बंद पिंजरे की चिड़िया की तरह देखती है। तो मतलब इसमें आप क्या कहेंगे, हम क्या कहें? कृतिका का जो कैरेक्टर है वो कृतिका एक शादीशुदा जीवन में है, एक छोटा बेटा है उसका, और वो कहीं नौकरी नहीं करती है। उसके पास सबसे बड़ी व्यवस्था है कि अगर वो शादी के इस बंधन को तोड़ के निकलती है तो उसको अपना जीवन यापन करने, अपने बच्चे को उसको जिंदगी देने, पढ़ाने लिखाने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं है। उसके मन में ये कहानी असमंजस की कहानी है कि वो कृतिका सोचती है करे तो क्या करे। तो इन परेशान क्षणों में एक बार उसके मन में क्या आता है, जो स्कंद कैरेक्टर है वो पास्ट का कैरेक्टर है, वो उन क्षणों को याद करती है कि वो मुझे कह रहा था या प्रपोजल दे रहा था, अगर मैंने उस वक्त बात मान ली होती तो मेरी जिंदगी कुछ और होती, मगर वो इतनी दूर चली आई है कि अब उसके लिए वापस लौटना मुश्किल है। उसके मन में कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर इसके कुछ हो गया तो मैं आगे कहाँ जाऊंगी, तो अवचेतन में सहारा तलाशती है, मगर वो उसे अवचेतन वाली चीज वहीं रह जाती है, उसे सहारा नहीं मिलता। और सामने प्रेजेंट है कि मन में कहीं एक पल को आया था कि अगर ये नहीं रहे, पति शर्म नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी वाला हिसाब था। मगर उसकी बायोप्सी रिपोर्ट आने के बाद उसे लगता है कि नहीं, चीजें तो वही हो गई,
निकलने से। तो अभी देखिए आप लोग, अगली कहानी है रिंगटोन। इसमें दो कैरेक्टर है, एक आद्या है, एक सोनी है। सोनी जो उसकी मेड होती है वो उसके यहाँ काम कर रही होती है, लेकिन मेड होना कहीं भी कमतर वो अपने आप को नहीं समझती, क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न है। वो अपने तरीके से अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। भले ही अपने पति और बच्चे को छोड़ करके वो नए सफर में निकल गई होती है, उसका दूसरा प्रेमी रहता है जिसके साथ वो रहती है, वो कबाड़ उठाती है, लोगों के घरों में काम करती है, लेकिन उसके मन में कोई टीस नहीं है, क्योंकि उसने जितना कमाया है उसका अपना है। उसके बल पे मोबाइल खरीदे, रील बनाए, अपनी आज़ादी को जिस तरीके से जिए। लेकिन दूसरी कैरेक्टर होती है आद्या, जो उसकी मालकिन होती है, और वो पूरी तरीके से उसके पास अच्छा घर है, सब कुछ है। वो चाहे तो उसका पति कभी भी उसको उससे बढ़िया फोन ला के दे सकता है, लेकिन उसके मन में एक यहाँ पे ईर्ष्या जैसा दिखा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो आज की महिलाओं के लिए कहा जाता है, महिलाएं हो या पुरुष हो, पुरुष को तो जनरली मान लिया जाता है कि भाई ये पुरुष है जिनको कमाना ही है, नहीं कमाए तो किसी लायक नहीं है। लेकिन महिलाओं को एक छूट भी मिलती है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि नहीं भी कमा रही है तो भी वो अच्छे से लाइफ जी लेती है। पर मुझे लगता है कि हमें हमारे बच्चों के लिए, खास करके बच्चे थोड़ा ध्यान दें कि अगर हम पढ़ रहे हैं और ये सोच के पढ़ रहे हैं कि कल को हम किसी के घर की, मतलब मेरे माँ बाप बहुत अच्छे घर में हमारी शादी कर देंगे तो हम चैन से जी पाएंगे, तो वो दुनिया नहीं रह गई। इस कहानी में आप पढ़ के जान सकते हैं कि आद्या है, आद्या जो है बहुत बड़े मतलब घर में है और उसके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी तुलना सोनी से करती है, क्योंकि सोनी एक मेड होती हुई भी अपने पैरों पे खड़ी है। तो ये कहानी मुझे इस अर्थ में बहुत अच्छी लगी कि इसमें जो आद्या है वो कहीं ना कहीं लोगों को बताती है, पाठकों को बताती है कि कैसे अपने दम पे कुछ करना बहुत जरूरी होता है। तो इस कहानी मुझे आपसे कुछ पूछना नहीं है, मुझे ये कहानी अच्छी लगी, मुझे आपको बताना था। और साथ में हम कहानी बताएंगे, कबीरा खड़ा बाजार में अपने कहानी लिखा है, इसमें है सहोदरी शशिबाला और निशा। शशिबाला एक सूत्रधार है जो दोनों की कहानी बता रही है, सहोदरी और उसकी बेटी निशा का। इसमें एक सवाल है मेरा आपके लिए कि जैसे सहोदरी धर्म को नहीं मानती, किसी संप्रदाय को नहीं मानती, उसने सबसे पहले प्रेम को चुना। पता नहीं क्यों मुझे ये जो आपका एक है सपनों के ढाई घर, कहीं ना कहीं इस कहानी के लिए ये शीर्षक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसमें भी एक सहोदरी है, उसका संघर्ष है, उसका प्रेम है। कहीं ना कहीं उसका प्रेम उसके जीवन के आखिरी मोड़ तक उसे कष्ट देता रहा कि उसे किसी संप्रदाय का नहीं छोड़ा। उससे ना तो क्या कहते हैं, ना तो आदिवासी माना गया, ना तो उसे ईसाई माना गया, और ना ही किसी धर्म ने उसको अपना जगह दिया ताकि उसे दफनाया जा सके। तो ये कहानी देखा जाए तो बहुत ही अलग तरह का सवाल खड़ा करती है, क्योंकि सहोदरी जो है, पहले हम थोड़ा सा इसके सिर पे भी जाएंगे। जब मैम लिख रही होती हैं तो कई बार क्या होता है ना कि एक चित्र जैसा सामने आता है। जब इसमें सहोदरी के बारे में मैम लिख रही होती हैं तो मुझे एक फिल्म में जया बच्चन का एक गीत है, कौन सी मूवी है उसको मैंने यहाँ नोट भी किया था, उसका पूरा एक मतलब कैसे उसने पहन रखा है, कैसे वो चल रही है पानी लेकर के, तो मुझे जया बच्चन और फिर ये जो सत्यम शिवम सुंदरम की जो वो है उस तरीके का एक रूप नजर आया। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने पूरा एक चित्र खड़ा कर दिया है। आप समझ सकते हैं देख करके कि सहोदरी किस तरह की है, और सहोदरी का शरीर सौष्ठव जैसा है, वो किस तरीके से एक आदिवासी खूबसूरत महिला का है। तो ये बहुत अच्छा वर्णन है यहाँ पे। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर सहोदरी धर्म परिवर्तित नहीं करती, धर्म का वो धर्म नहीं बदलती, तो क्या वो विवाह नहीं कर सकती थी उसके साथ? शायद तब वो बच सकती थी, तब उसका जो है जो अंत ऐसा था वो नहीं हो सकता। यहाँ कहानी प्रेम की कहानी नहीं है, ये कहानी एक्चुअली हो जाती है कि एक विडंबना है, कि एक समाज की विडंबना है कि आप जिस धर्म को अपनाते हैं उस धर्म में ही आपके लिए चीजें तय हो जाती है कि शादी ब्याह जहाँ होगा, मृत्यु कहाँ होगी, वो चीजें होंगी। वो इस धर्म को नहीं, इस बात को नहीं मानती है। वो आदिवासी लड़की रहती है, शादी करती है, वो एक हिंदू से हिंदू हो जाती है ना, वो तब हिंदू धर्म मानने लगती है। उसके बाद उसकी बेटी के साथ कुछ समस्या होती है तो वो फिर वापस ईसाई धर्म की ओर चली जाती है, क्योंकि उसके मन में है कि धर्म कोई भी हो, मेरी बच्ची ठीक हो जाए, जहाँ जिस तरीके से ठीक हो जाए वो सब मानने को तैयार है। जो कह रहा है उसके जीवन में और कुछ नहीं रह गया, चूंकि इसके पति की मौत हो जाती है। मगर उसके साथ दिक्कत यही है कि वो प्रेम मान रही है, कोई धर्म नहीं मान रही, सब भगवान, सर्वधर्म जो हम लोग कहते हैं वो सर्वधर्म को मान रही है, बावजूद जो अंतिम
परिणति होती है वो इस तरह होता है कि ना वो कहीं की नहीं रहती है, ना उसे अपने हिंदू धर्म में कोई स्वीकार्यता मिलती है, ना उसे कोई जलाने के लिए आगे आते हैं, क्योंकि वो पहले, क्योंकि समाज हमारा इतना ही रूढ़ और संकुचित मानसिकता वाला है कि वो तुरंत चीजें बदल देता है। वो लास्ट में मरते दम तक ईसाई थी तो उसे ईसाई धर्म के लिए, ईसाई धर्म के अनुसार दफनाना चाहिए, मगर वहाँ भी उसका एक धार्मिक संस्कार नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ भी लोग रोक देते हैं। तो अंततः वो प्रकृति की बेटी प्रकृति की गोद में जाके अपने घर के आंगन में पेड़ के नीचे उसकी अंतिम परिणति होती है। तो यहाँ यही दिखाने का है कि धर्म से कुछ नहीं होता, ये समाज हमारा जो है वो बनाता है, समाज हमारे फैसले तय करता है कि भाई कौन कैसे रहेगा, क्या करेगा। यहाँ चीजें वही है, बस मतलब मेरा वही कहना है कि जो सहोदरी है वो कहीं की नहीं रहती है, और इसके पीछे वो नहीं है, उसकी मानसिकता नहीं है, हमारा समाज, हमारे समाज में ये जलता है। और उसने जो है समाज को बदलने का एक कड़ी माना जाएगा उसको, कि उसने कुछ अलग सोचा। तो जाहिर सी बात है उसका अंत इस तरीके से हुआ है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई है, ये जो पात्र है, अगर ऐसी कोई है तो वो जाने के लिए हाँ उसने ऐसा कदम उठाया, क्योंकि इस तरीके से भी इंसान बन सकता है, क्योंकि सिर्फ संप्रदाय और धर्म ही विशेष नहीं होता, विशेष तो एक व्यक्ति होता है। लेकिन हम देखते हैं जब भी कहानी को पढ़ते हैं तो उसमें कि हम धर्म परिवर्तन के बारे में बहुत अखबारों में पढ़ते हैं कि कहीं जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। कुछ कई बार क्या होता है कि जो साहित्यकार लोग होते हैं, जो लोग लिख रहे होते हैं, रच रहे होते हैं, वो थोड़ा कंट्रोवर्सी से बचते हैं कि कहीं मेरे पर कोई उंगली ना उठाए। ऐसे में मैं देखती हूँ कि आप बहुत अच्छे से लिख रहे हैं कि जैसे जब वो रांची आई थी तो सुना था कि यहाँ के आदिवासियों को पैसे का लालच देकर उन्हें ईसाई बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ तो उसने एक बार सहोदरी से भी यह सवाल किया था, तब उसका जवाब बेहद सकारात्मक था। हमारे जैसे लोग अपना जंगल, जमीन और जल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ धर्म जैसी कोई बात नहीं। वैसे भी हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, भला हमारे जैसे लोगों को धर्म से क्या काम, और फिर हमारे साथ जबरदस्ती भी क्यों करेगा कोई। तो ये इसकी मतलब जवाब भी सामने ही मिल जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा लगा कि कहीं एक डर नहीं होता है कि अगर हम ऐसे कहें, हमारे समाज के लोग जैसे माना जाता है भाई रांची और इधर जगह पे जो है ईसाई बनने के लिए आदिवासियों को मजबूर भी किया, तो कहीं कहीं उनके परेशानियों का जो है, उनके तकलीफों का फायदा उठाया, जैसे इसमें इसके साथ हुआ। तो क्या ऐसा आपको नहीं लगा कि अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ तो कोई कुछ आपत्ति करेगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे जो सच्चाई थी या मन में जो बात थी वो बात आगे रखनी थी। ये सही है। देखिए, कई लोगों से अगर आप बात करेंगे तो सब ये कहते हैं भाई मुझे कोई जबरदस्ती किसी को कोई काम नहीं करा सकता है। अगर कोई धर्म परिवर्तन जैसी बात आती भी है तो जब तक उसकी अपनी इच्छा नहीं हो, कोई जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकता। भले ये अलग बात है कि उसकी मानसिकता, मतलब उसके आसपास ऐसा वातावरण बनाया जाता है कि वो उसके प्रभाव में आ जाता है। तो ये चीज़ें कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सीधे से पूछेंगे तो भी लोग नहीं कहेंगे। तो ये एक अनुभव की बात होती है। हालांकि कहा यह जाता है कि ग्राम मतलब आदिवासी बड़े बोले वाले होते हैं, पटक के कर लिया जाता है, पर जो परिस्थितियाँ मैंने दिखाई है कि वो किस तरीके से वो उस तरह से आ जाती है कि भाई अब जहाँ उसे कोई आसरा नहीं मिल रहा है, वहाँ कुछ लोग उसे आसरा दे रहे हैं, उसके लिए दवाई दे रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उसका मन जाता है कि शायद मैं यहाँ जाऊँ, मैं उनके शरण में जाऊँ, उनकी बात मानूँ तो मेरी बच्ची अच्छी हो जाए। बस यही बात है। बिल्कुल। देखिए, अब हम पहुँच आए हैं सपनों के घर। हालांकि बीच में एक आध कहानियाँ हैं, लेकिन सपनों के ढाई घर के बारे में सबको भी बहुत उत्कंठा है जानने की कि सपनों के ढाई घर शीर्षक आपने क्यों रखा। ढाई से ज़्यादा भी मात्रा बढ़ाई जा सकती थी, कम भी की जा सकती थी। और ढाई अक्षर प्रेम के से कुछ इसका है कि नहीं? नहीं, सपनों के ढाई घर से ढाई अक्षर प्रेम का कुछ नहीं है। सपने, इस कहानियाँ जो इस संग्रह में जितनी कहानियाँ हैं, सब में कुछ ना कुछ सपने हैं। किसी को अपना घर बसाना है, किसी को GI टैग लेके अपना सोहराई पेंटिंग बनाना है, और इसी तरह हर कहानी में कुछ ना कुछ एक सपना है। मेरा भी सपना, आपका भी सपना, पर सबके सपने पूरे तो नहीं होते ना, सपने पूरे नहीं होते हैं। तो सपने पूरे नहीं होते, इस कहानी का स्पेशल शीर्षक रखने का है कि दो आदमी का सपना देख के एक तीसरा निर्मित हो रहा है। मतलब एक लड़की है, एक कैरेक्टर, एक प्रोफेसर है ना, वो अकेली है, सिंगल है, उसके
उसके साथ दे रहे दो। उस कहानी में है कि वो दोनों दंपति नहीं है, होने वाले हैं आपस में प्रेमी प्रेमिका। वो अपने वीर्य और डिम्ब जो बोलते हैं, स्पर्म और डिम्ब, वो डोनेट करते हैं और उससे एक बच्चा होता है। मतलब दो सपने मिलके एक 2.5 का आधा एक बच्चा बना। तो यहाँ मेरा मतलब मेरे अचेतन में एक बात चल रही थी, तो वो लिखा, हालांकि इसे आप परिपूर्ण माने तो इसी मामले में माने कि सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, मगर सपनों में चाल सपनों की बदलती रहती है। कभी हमारा चाल उधर होता है, कभी हम उस 2.5 चाल चलते हैं, शतरंज की बात थी, तो कभी बैच लेते हैं। तो मुझे लगा कि यही है कि सब सपनों को मिला के पूर्ण नहीं हो सकता, तो डांस। लेकिन ये कहानी बहुत मतलब एक अलग ही, इसमें जो पूर्णिमा जो है, मेन कैरेक्टर पूर्णिमा है, जो सेरोगेसी से मदद बनती है, सेरोगेसी नहीं बोलेंगे उसको, टेस्ट ट्यूब बेबी या जो भी उसको कहते हैं, उससे उससे वो माँ बनती है और उसका साथ देते हैं संगीता और दोनों कपल रहते हैं, मतलब वो प्रेमी प्रेमिका रहते हैं। लेकिन इसमें पूर्णिमा का जो पृष्ठभूमि है, जहाँ से वो निकल करके आई है, वो बहुत झकझोरती है कि समाज में क्या ऐसा सच है, ये जो इसमें बात कही गई है उसके साथ जो होता है, क्या वो सच है? एक समय में ये चीजें होती थी। राजस्थान में एक कबीला है जिसकी ये कहानी है, वास्तव में ऐसा होता है। वो कबीला, अभी भी आप बहुत अंदर घुसेंगे तो चीजें निकल के आएंगी। तो मैंने एक सुनी, मैं इसे प्रमाणित नहीं बोल सकती हूँ कि अभी की बात है, कितनी पुरानी बात है, मगर मुझे ये बहुत मतलब जब मैंने ये सुना तो जैसे चीजें मेरे अंदर ठहर जाती है, भी ठहर गई कि ये कैसी प्रथा हुई कि एक ही आदमी, एक ही महंत जो होता है वो सारे गांव के बच्चों का पिता कैसे हो सकता है। मगर ये प्रथा थी, अगर आप पढ़ेंगे, अगर अतीत में जाएंगे, हालांकि अब सब खत्म हो चुका है, मगर कहानी मेरे अंदर वहाँ से पैदा लेती है और वहाँ से जोड़ते हुए मैं आज तक लेके आई हूँ कि आज IVF से कैसे बच्चे पैदा होते हैं। और अब चूंकि उम्र भी वैसी बाध्यता नहीं रही और स्त्रियाँ इतनी सशक्त हो गई है कि अगर चाहे तो सिंगल मदर के तौर पे बच्चे पाल सकती है अपनी खुशी से। बच्चे मतलब उसे पार्टनर की जरूरत नहीं है, वो ऐसे भी अपना बच्चा पाल सिंगल मदर बन सकती है, अपनी इच्छा पूरी कर सकती है। तो मैंने वहाँ बहुत पीछे से 40, 50, 60 साल पीछे की बात को लेके आज तक जोड़ते हुए मैंने ये कहानी जो ये बना सपना बना। ये बहुत खूबसूरत कहानी है। वैसे पूर्णिमा संगीता और मनोहर का, इसमें संगीता का रोल भी बहुत अपने आप में बहुत थोड़ा सा ही, उसको अगर पढ़ा जाएगा तो पर्दे के बहुत पीछे है बेचारी, लेकिन उसका रोल देखा जाए तो बहुत ही अलग है, क्योंकि वो ऐसा सेक्रीफाइस करती है कि उसका पहला बच्चा किसी और के गर्भ में पल रहा है। तो वो एक कैरेक्टर जो है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। कहीं ना कहीं हमको जैसे जब हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें उर्मिला का जरूर है। बहुत लोग उसे भी कहते हैं ठाट से रह गई सास के पास मालों में, और बहुत लोग ये भी कहते हैं पति से दूर रह करके वो 14 साल जमीन पर बिताई कि पति की तरह से मैं भी मतलब महल में होते हुए भी मन में रहने की तरह रहूँगी। तो वो चीज़ है। इस तरह का कैरेक्टर कभी कभी जो बहुत सामने उभर के नहीं आते, मन में एक पीस छोड़ जाते हैं, और पूर्णिमा का तो खैर है ही। इन सब के साथ में एक कहानी हम बीच में छोड़ दी है, मेहरबान भूल, क्योंकि कहानी बीच में है लेकिन सबसे अलग है। ये कहानी बहुत रोचक है और बच्चे जो बोर होते हैं बहुत ज़्यादा, पहले मेहरबान भूल पढ़ लेंगे और फिर जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि भूत का किरदार ऐसे भी होता है कि कैसे कोई इंसान जो है संघर्ष कर रहा है, अचानक उसे जो है धनु सेठ बना देता है। तो ये कहानी बहुत अच्छी है। इसके बारे में सवाल हम नहीं करेंगे, अगर कोई यहाँ पढ़ा होगा इस कहानी को तो पूछ सकता है। और ये सारी कहानियाँ पढ़ने के बाद एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि ये जितने भी विषय हैं आपके, जनरली छोटा नागपुर इधर बिहार तक चली गई है, मतलब यही पृष्ठभूमि रही है। तो क्या आपने सायास इन्हीं को रखा है या फिर कुछ और? जैसे लेकिन अभी अपने पूर्णिमा के बारे में जो बताया राजस्थान की कोई चीज़ है, तो आप ये कैसे चुनती हैं, कहानी को कैसे चुनती है, कहाँ से उठाती हैं? कहानियाँ देखिए मेरे मन में अचानक से आ जाती है, ऐसा नहीं है कि मैं चुनती हूँ। जैसे आप बच्चे भी आप लोग सुनिए, जैसे मान लीजिए आप एक बहुत अच्छी जगह गए हैं, बहुत सुंदर सीन दिख रहा है सब तरफ, आप अगर अभी सबके हाथ में मोबाइल है, कैमरा लेके जो जगह अच्छा लगता है वहाँ क्लिक कर देते हैं। तो मेरे दिमाग में भी ये चीज़ें चलती है कि मैं जब देखती हूँ चीज़ें इधर उधर देखती हूँ, मैं कहीं अटक जाती हूँ कि मुझे ये अच्छा लगा या मुझे बहुत बुरा लगा। इन दोनों स्थितियों में मेरी नज़रों का फ्रेम, मेरे दिमाग का फ्रेम वहाँ अटक जाता है और मैं उस चीज़ के इर्द गिर्द घेरा
लहजा बनाना शुरू करती हूँ और वो कहानी धीरे 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 बुनते हुए कहानी के रूप में वो आगे चली जाती है। अभी इस संग्रह में नहीं है मगर एक कहानी है उस संग्रह में हादसा, आप पढ़िएगा। मुझे वो कहानी पसंद है खुद भी। मैं उस कहानी की सच्चाई बताऊँ तो मैंने एक दिन अखबार में एक न्यूज़ पढ़ा कि नामकुम के पास एक बच्ची के अपहरण की खबर है मगर इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, बस एक लाइन की खबर थी, मतलब सिंगल कॉलम की खबर थी। वो मेरे दिमाग में घूमती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अपहरण हुआ भी और पता भी नहीं चला। वो सिर्फ एक लाइन से वो मैंने पूरी कहानी बुनी। तो शायद मैं कई चीज़ों में ये भी हो जाता है कि अखबार मुझे पढ़ने की, जो अखबारों में मैंने काम किया तो मुझे पढ़ने की बड़ी बुरी आदत है। मैं 4-5 अखबार रोज दिन में पढ़ती हूँ और कई बार होता है कि कोई चीज़ें मेरे दिमाग में वहाँ अटक जाती है तो मैं फिर उनके बारे में सोचती हूँ, तो वैसे ही कहानी बनती है। और जहाँ तक यहाँ का है तो मैंने मेरी पैदाइश यहीं की है, मेरा बचपन यही गाँव में ही गुजरा है और मैं शादी के बाद भी यही हूँ। तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत है कि मैं अपने आसपास मैंने जो चीज़ें देखी समझी, कई कैरेक्टर कहानी बिल्कुल अलग है मगर कई कैरेक्टर बिल्कुल सच्चे। जैसे सहोदरी को मैंने देखा है, वो हमारे घर में काम करती थी, इतनी बड़ी गुजारन थी कि बिना नहाए वो कुछ खाती नहीं थी और सावन में पहाड़ी मंदिर में हर दिन वो नहा के गीले वस्त्र और गीले बाल के साथ वो लोटा में जल लेके ऊपर जाती थी, ढाल के आती थी। वो चाहे हमारे घर में काम करे या छुट्टी पे या कुछ भी उसका दिनचर्या नहीं बन जाता, पर वो उसकी वो आदत थी मगर वो अचानक से कन्वर्ट हो गई। हम लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। तो ये बस क्यों हुआ होगा, मेरे मन में ये सवाल कोई बुलाता रहा। तो फिर कहानी के रूप में आया। तो बहुत अच्छी कहानी बनी वाकई। तो मेरे साथ और उसमें ये भी चीज़ है, वो उसमें जो सत्यता है कि कहानी, देखिए कहानी एक पूरी की पूरी किसी की शुरू होगी किसी की खत्म नहीं होती, वो 3, 4, 5, 6 घटनाएं जुड़ के कहानी बनती है। उसमें भी एक है कि एक मैंने ये भी हुआ था रांची में पिछले कई सालों पहले कि एक के साथ यही दुर्घटना, मतलब यही हुआ कि उसे दफनाने नहीं दिया गया इसी कारण से कि उसने धर्म परिवर्तन कर दिया था। तो मेरी कड़ी वहाँ से वहाँ जुड़ी और उन दोनों को जोड़ते हुए, उन तीनों को जोड़ते हुए मैंने कहानी लिखी। तो सारी कहानियाँ ऐसी होती है कि मन में कहीं देख के कुछ अटक गया, कुछ कल्पना हुई, कुछ सच्ची बात हुई, थोड़ी इनकी ली, थोड़ी उनकी ली, थोड़ी उनकी ली, वो सब मिला के एक साथ वो कहानी बन जाती है। तो मेरी कहानी ऐसे बनती है। मैं यही की हूँ तो मैं चाहती हूँ कि अपने आसपास की चीज़ें जो मैंने देखी समझी, जो जिया देखा, उसी चीज़ को मैं कहानी के रूप में। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी कहानी यहाँ लिखी गई और यही क्यों कि आपने यहाँ के बारे में लिखा है, लेकिन दूर दूर तक पढ़ी जाए, दुनिया के कोने कोने तक जाए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक अंश आप इस किताब से जो आपको अच्छी लगे वो आप खुद पढ़ के सुनाएं बच्चों को, क्योंकि अपनी कहानी सुनाना थोड़ा सा एक अलग ही वो लेके आता है, भाव लेके आता है। आप बताइए ना कौन सा बीच में हम कोई सवाल? हाथ वाला माइक तैयार किया, तैयार करती हैं तैयार किया। जब तक कोई अंश खोजा जाता है तब तक समय का उपयोग हो जाता है। प्रणाम मैम।